2 दिन के दौरे पर आज जम्मू कश्मीर जाएंगे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। जम्मू में बीजेपी का मैनिफेस्टो जारी करेंगे अमित शाह। जम्मू में दोपहर 3:30 पर संकल्प पत्र जारी करने का कार्यक्रम है। अमित शाह बीजेपी के चुनाव अभियान की भी शुरुआत करेंगे। तो टीवी9 भारतवर्ष के पास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यक्रम की पूरी डिटेल्स है। आइए आपको दिखाते हैं उनके 2 दिन का पूरा कार्यक्रम क्या है। अमित शाह का जम्मू कश्मीर का दौरा क्यों अहम है। अमित शाह जम्मू कश्मीर में बीजेपी संकल्प पत्र को जारी करने पहुंचेंगे। दोपहर 3:30 की बात की जाए, संकल्प पत्र जारी करने का कार्यक्रम है। शाम में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की अध्यक्षता करेंगे अमित शाह। पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करने का भी कार्यक्रम है। जम्मू में बीजेपी के चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे। शनिवार को जम्मू में एक रैली को संबोधित करेंगे। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 खत्म होने के बाद यह पहला विधानसभा चुनाव हो रहा है। ऐसे में बीजेपी के लिए यह चुनाव बेहद खास। तो सवाल है कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में क्या होगा। पूरी जानकारी आपके सामने। बीजेपी अपने मैनिफेस्टो को संकल्प पत्र नाम से जारी करेगी और इसमें जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा फिर से देने का वादा हो सकता है। इसके अलावा आर्टिकल 370 हटने से राज्य में आए बदलाव की चर्चा मैनिफेस्टो यानी संकल्प पत्र में बीजेपी कर सकती है। कश्मीरी पंडितों से जुड़े वादे भी शामिल होने की संभावना है। मैनिफेस्टो में रोजगार और महिला सशक्तिकरण के वादे किए जाने की पूरी संभावना जताई गई है। पर्यटन के दायरे में विस्तार के लिए योजनाओं के वादे शामिल हो सकते हैं। बीजेपी मैनिफेस्टो में कुछ समुदायों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का वादा भी किया जा सकता है। इसके अलावा खास वर्ग के लिए विधानसभा में सीटें आरक्षित करने का वादा भी संभव है। तो जानकारों का यह कहना है कि अमित शाह का दौरा जम्मू कश्मीर में ऐसे वक्त पर हो रहा है जब विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कई नेता और कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं और उनमें से कुछ टिकट न मिलने के बाद पार्टी भी छोड़ रहे हैं। यह दौरा इसलिए भी खास है क्योंकि सिर्फ जम्मू कश्मीर जिले में 11 विधानसभा क्षेत्र है जो बीजेपी के लिए काफी अहम है। पार्टी ने 2014 के बाद चुनावों में इनमें से 9 सीटें जीती थी, जिससे उसकी कुल संख्या 25 हो गई थी। ऐसे में अमित शाह जम्मू से चुनावी अभियान की शुरुआत करके इस क्षेत्र की जनता को यह संदेश दे सकते हैं कि बीजेपी उनके क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है। और आइए आपको सुनाते हैं अमित शाह के जम्मू दौरे को लेकर बीजेपी नेता निर्मल सिंह का क्या बयान आया सामने। किस प्रकार का जम्मू कश्मीर को रीबिल्ड करने के लिए सिर्फ उसमें वायदे नहीं है, उसके पीछे हम क्या करेंगे, योजनाएं हैं। अनएम्प्लॉयमेंट को मतलब खत्म करने के लिए हम क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को लाने के लिए हम क्या करेंगे, सरकारी नौकरियों में कैसे स्ट्रीमलाइनिंग करेंगे और इस प्रकार के ये सारी बातों के ऊपर बड़ा डिटेल से उस पर बात की गई है। और देखेंगे कि लोग इसको मैनिफेस्टो को जो है पसंद ही नहीं करेंगे, इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी को वोट भी करेंगे। और इस दौरे को लेकर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अंकित भट्ट हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। अंकित, कितना खास और अहम माना जाए ये दौरा, क्योंकि मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा और पार्टी नेताओं कार्यकर्ताओं से मुलाकात होगी। बिल्कुल खास है क्योंकि आज बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो, जिसको संकल्प पत्र बीजेपी ने नाम दिया है, 3:30 बजे होटल अनुथम में होटल अनुथम है वहां पर बीजेपी की तरफ से मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा। खुद गृह मंत्री अमित शाह यहां पर रहेंगे। कल गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से जो रैली है वो जम्मू के अंदर की जाएगी। तो जाहिर तौर पर अब बीजेपी जो है वो मैदान में उतरती हुई नजर आती है, खास तौर पे स्टार कैंपेनर्स के साथ। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर निर्मल सिंह, जो कि इस मैनिफेस्टो कमेटी के प्रधान बनाए गए थे, हमने कुछ दिन पहले इनसे बात भी की थी। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा था कि हर वर्ग को ध्यान में रखते हुए इस मैनिफेस्टो को तैयार किया गया है, चाहे वो युवाओं को लेकर रोजगार हो, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर हो, चाहे वो महिलाओं को लेकर। बिल्कुल अंकित, तो हर वर्ग पर ध्यान देने की जो बात है वो की जा रही है बीजेपी के मैनिफेस्टो में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और हमारी अगली खबर हरियाणा की सियासत से जुड़ी है, जिसके केंद्र में कांग्रेस है। हरियाणा के उम्मीदवारों पर आज शाम 5 बजे कांग्रेस सीसी का मंथन है। हरियाणा के उम्मीदवारों को लेकर कांग्रेस सीसी की तीसरी बैठक होगी। सोर्सेस का दावा, सब कमेटी के सामने हुड्डा विरोधी गुट ने प्रभारी से शिकायत की। हुड्डा विरोध गुट ने पक्षपात करने का आरोप लगाया। हुड्डा विरोध गुट ने अपनी नाराजगी राहुल गांधी को जता दी है।
तो हरियाणा कांग्रेस में टिकट पर गुटबाजी मची है। सोर्सेस के हवाले से एक्सक्लूसिव खबर क्या, सीधे बिग वॉल पर यह जानकारी आपके सामने। उम्मीदवार तय करने के लिए सीसी की तीसरी बैठक आज होने वाली है कांग्रेस की। और क्या खास बात, शाम 5 बजे कांग्रेस हेडक्वार्टर्स में सीसी की जो तीसरी बैठक है वो होगी। उम्मीदवारों पर मंथन होगा। सब कमेटी से सुरजेवाला, शैलजा, अजय यादव ने बाकायदा शिकायत की है। हुड्डा विरोधी गुट का प्रभारी पर एक पक्षीय फैसला लेने का आरोप लगाया गया है। इसके अलावा सीसी स्क्रीनिंग कमेटी, सब कमेटी में बात नहीं सुनी जाने की जो शिकायत है वो भी की गई है। हुड्डा विरोधी गुट ने अपनी नाराजगी राहुल गांधी को भी जता दी है, जो जानकारी सामने आ रही है। इसके अलावा नाराजगी के बाद बुलाई गई केंद्रीय चुनाव समिति की आज ये तीसरी बैठक, जिसमें इसे हल करने की कोशिश की जाएगी। इसके अलावा राहुल गांधी को परसों रात ही जाना था अमेरिका, ये जानकारी भी सामने आ रही है। कुमार विक्रांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुमार, क्या जानकारी? आज तीसरी बैठक है, बाकी बचे उम्मीदवारों पर फैसला होना है, लेकिन इससे पहले ये विरोध भी और तेज होता हुआ नजर आ रहा है। जी देखिए, सीसी यानी केंद्रीय चुनाव समिति की 2 बैठकें होने के बाद जो 24 सीटें पेंडिंग में थी, उसके लिए कहा गया कि सब कमेटी बना दी गई है। मधुसूदन मिस्त्री की अध्यक्षता में वो इन सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लेगी। लेकिन सीसी के सामने कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला, कैप्टन अजय यादव, जो हुड्डा विरोधी गुट के नेता हैं, इन्होंने जाकर नाराजगी जताई। इन्होंने कहा कि जो प्रभारी हैं वो एक पक्षीय यानी हुड्डा खेमे की बात सुन रहे हैं। हमारी बात न स्क्रीनिंग कमेटी में सुनी जा रही है, न सीसी में सुनी जा रही है। तो ऐसे में हरियाणा में एक तरफा फैसले हो रहे हैं, जिससे हम नाखुश हैं। और इस गुट ने इस बारे में राहुल गांधी को शिकायत करी। जी, शुक्रिया आपका। जी बिल्कुल, तो शुक्रिया आपका कुमार विक्रांत इस पूरी जानकारी के लिए। हुड्डा विरोधी गुट की तरफ से नाराजगी है और इसको लेकर आज काफी हद तक का जो तीसरी बैठक है इसमें ये सब मसले उठने की संभावना। इस बीच सोर्सेस के हवाले से हरियाणा चुनाव पर एक और अहम खबर, दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ना चाहते हैं। दीपेंद्र हुड्डा ने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की है। शैलजा सुरजेवाला के सियासी दांव पर पलटवार। शैलजा सुरजेवाला के सियासी दांव पर यह पलटवार की खबर है। कांग्रेस ने कल सीसी की तीसरी बैठक बुलाई थी, जो कि आज है, और अब इसके बाद खबर है कि दीपेंद्र हुड्डा चुनाव लड़ सकते हैं विधानसभा। और अब हमारी खबर का फोकस देवभूमि हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर की तरफ है। शिमला के संजौली मस्जिद पर विवाद और ज्यादा गहरा गया है। मंत्री अनिरुद्ध सिंह धरने पर बैठ गए। अनिरुद्ध सिंह ने निर्माण को अवैध बताया। शिमला में अवैध मस्जिद को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। शिमला के संजौली में अवैध मस्जिद को गिराने की मांग कल से और ज्यादा तेज हो गई। अभिजीत ठाकुर इस वक्त हमारे साथ शिमला से लाइव जुड़े हुए हैं। शिमला, क्या हालात वहां बनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि इस मस्जिद को अवैध बताकर गिराने की मांग हो रही है? जी समीर, बिल्कुल इस वक्त मैं उसी मस्जिद के सामने मौजूद हूं, जिसको लेकर एक बड़ा विवाद यहां पर खड़ा हो गया है। और आप देख सकते हैं कि जो नीचे का ग्राउंड फ्लोर है ये पुराना कंस्ट्रक्शन है, और इस कंस्ट्रक्शन के ऊपर जो आगे के फ्लोर बनाए जा रहे हैं उसके ऊपर यहां पर विवाद पैदा हुआ कि ये जो तमाम कंस्ट्रक्शन है वो अवैध है। हालांकि कुछ लोगों का क्लेम ये भी है कि ये जमीन ही सरकारी है और सरकार के जमीन पर कब्जा करके इस मस्जिद की शुरुआत हुई, और बाद में जब निर्माण इसमें लगातार बढ़ने लगा तो स्थानीय लोगों ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई, हिंदू संगठनों ने यहाँ पर आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन फिलहाल यहाँ पर स्थिति है वो ये है कि यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कुछ लोग यहाँ पर जो रह रहे थे वो भी यहाँ से चले गए। हालांकि मस्जिद के इमाम जो है वो यहाँ पर अभी मौजूद है, उनसे हमारी बातचीत भी हो रही थी। उनका ये कहना है कि जो ये वक्फ बोर्ड पूरे मामले को देख रहा है, मामला कोर्ट में भी लंबित है, ऐसे में माहौल जो है वो शांतिपूर्ण रहना चाहिए। और उन्होंने इस बात को भी हमसे बातचीत में माना कि कहीं ना कहीं कुछ कमी रही, जिसकी वजह से ये विवाद पैदा हुआ है, और उस कमी को भी दूर करने की कोशिश किया जाएगा। लेकिन फिलहाल चूंकि मामला जो है वो वक्फ बोर्ड देख रहा है और कोर्ट में भी ये लंबित है, इसलिए शांतिपूर्ण स्थिति यहाँ पर बनी रहनी चाहिए। साथ ही साथ उनका यह भी कहना है कि जिस झगड़े की वजह से इस विवाद की शुरुआत हुई, उस झगड़े से मस्जिद का कोई लेना देना नहीं है, ये इनका क्लेम है। उसके अलावा जो इनका क्लेम है वो ये भी है कि जो भी मस्जिद से संबंधित जरूरी कागजात हैं वो वक्फ बोर्ड के पास मौजूद हैं, जो कि वो यहाँ पर दिखाएंगे भी, कोर्ट में भी उसको पेश करेंगे। फिलहाल यहाँ पर स्थिति यह है कि चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल अभिजीत, जो मस्जिद है उससे जुड़े जो कागजात हैं वो हैं बाकायदा, इस बात का दावा किया जा रहा है, और साथ ही साथ मामला कोर्ट में है, इसको लेकर शांति बनाए रखने की अपील भी की जा रही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अभिजीत इस पूरी जानकारी के लिए। और अब आपको सबसे पहले हिंदू पक्ष का आरोप बता देते हैं। हिंदू पक्ष का दावा क्या है, बिग वॉल का सीधा रुख कर रहे हैं। दरअसल शिमला में मस्जिद पर सांप्रदायिक जो चिंगारी है वो भड़कती हुई नजर आ रही है। पहले 2 मंजिल की मस्जिद, निर्माण कच्चा था, ये जानकारी सामने रखी गई है। हिंदू पक्ष का आरोप इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। यहां पर कभी सिर्फ 2 परिवार ही रहा करते थे, ये हिंदू पक्ष की तरफ से साफ तौर पर कहा गया। इसके अलावा मस्जिद में कुल
कुछ जो वर्ष है उससे बाहरी जो लोग हैं वो यहां पर आने लग गए। चंदा जुटाकर मस्जिद में 3 मंजिल अवैध जोड़ दी गई है। इस मस्जिद यानी पहले 2 मंजिल थी, इसके बाद 3 को और जोड़ दिया गया। अवैध तरीके से कुल मिलाकर 5 मंजिल की जो मस्जिद है उसको बना दिया गया है। बाहरी लोग आकर यहां पर खुले में नमाज पढ़ते हैं और अब इसे गिराने की मांग हो रही है। स्थानीय लोगों को उठानी पड़ती है परेशानी। यह हिंदू पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से दलील क्या है मस्जिद को लेकर? यह मस्जिद अवैध बिल्कुल भी नहीं है। यह मुस्लिम पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है 1947 के भी पहले से इस मस्जिद का वजूद है, इस बात का दावा है। वक्फ की जमीन पर यह मस्जिद बनी हुई है, इसलिए यह अवैध नहीं है। यह मुस्लिम पक्ष का दावा, वक्फ की जमीन पर बनी है मस्जिद और कोर्ट में भी यह मामला लंबित होने की बात कही जा रही है। अगली खबर का हम रुख करते हैं। बहराइच से बड़ी खबर है। यूपी के बहराइच में भेड़िए का फिर से हमला हुआ है। बीती रात भेड़िए ने बच्चे पर हमला किया। घर के बाहर निकलते ही बच्चे पर भेड़िए ने हमला बोल दिया। परिजनों ने मेडिकल कॉलेज में एडमिट करवाया है। कोतवाली देहात के यादवपुर गोलवा का पूरा मामला है। इधर वन विभाग जो है बहराइच में, उसके रडार पर 5वां भेड़िया आ गया। यह अहम खबर आपको बता दें, घाघरा की टापू में ड्रोन की मदद से 5वां भेड़िया कैप्चर हुआ है कैमरे में। 50 गांव में भेड़ियों ने मचा रखा है आतंक। अभी तक 10 लोगों की मौत हो गई, कई लोग घायल हो गए। ये 2 तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बहराइच में दिन रात भेड़ियों की तलाश जारी है। गुरुवार को भी लगातार माइक से ऐलान होता रहा और आखिरकार लोगों ने फिर से भेड़िए को देखा, लेकिन कुछ नहीं कर पाए और भेड़िया मौके से गायब हो गया और यह आदमखोर गन्ने के खेत में छुप गया और एक बच्चे पर हमला किया गया। पुनीत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। पुनीत, क्या हालात वहां पर बन रहे हैं? 5वां भेड़िया कैप्चर तो हुआ है, लेकिन चिंता की बात यह कि एक और बच्चे पर हमला किया इस भेड़िए ने। देखिए, बिल्कुल अभी 2 भेड़िए बाहर हैं जिनको पकड़ने के लिए 16 वन विभाग की टीमें लगी हुई हैं। 300 से ज़्यादा वन कर्मी और पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक इन आदमखोर भेड़ियों को पकड़ा नहीं गया है। यादवपुर गोलवा जो कि देहात इलाका है, वहां पर एक 12 साल के बच्चे को गर्दन से पकड़कर खींच कर ले जाने की इस आदमखोर भेड़िए ने कोशिश की थी। परिवार वालों ने बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन बच्चा बुरी तरह जख्मी हो गया, उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और यही वजह है कि योगी सरकार ने अब भेड़ियों को गोली मारने के आदेश दिए हैं। 9 शिकारियों को बुला लिया गया है जो कि जंगल जंगल खाक छान रहे हैं, इन 2 भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं। एक भेड़िए की जो लोकेशन ट्रैक हुई है वो घाघरा नदी का जो किनारा कछार एरिया है वहां पर हुई है, लेकिन ड्रोन में तस्वीरें कैद होने के बावजूद अभी तक उसको पकड़ा नहीं जा सका है। तो 9 शिकारी, 300 से ज्यादा वनकर्मी पुलिसकर्मी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि 2 भेड़ियों को पकड़ा जा सके। 9 बच्चों सहित 10 लोगों की हत्या कर चुके हैं ये भेड़िए और 50 से ज्यादा लोगों को घायल कर चुका है। आलम यह है कि बच्चों ने बिल्कुल 10 लोगों की अभी तक हत्या, जिसमें 9 बच्चे शामिल हैं और 50 से ज्यादा लोग घायल। 5वां भेड़िया देखा गया। सवाल है कि बाकी बच्चे जो 2 भेड़िए कब तक पकड़े जाएंगे। शुक्रिया आपका। और अब खबर जबलपुर से। एमपी के जबलपुर में छात्राओं को ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया। अश्लील फोटो और वीडियो भेजकर ब्लैकमेल किया गया। गर्ल्स कॉलेज की 70 से ज्यादा छात्राओं को मैसेज भेजा गया। शिकायत के बाद पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी है। तो जबलपुर में एक सरकारी कॉलेज की करीब 70 छात्रों से अश्लील वीडियो के जरिए पैसे की उगाही की कोशिश की गई है। खबर सामने आने के बाद एबीवीपी की छात्र विंग ने कॉलेज पर प्रोटेस्ट किया। पीड़ित सभी छात्राएं बीए फर्स्ट से लेकर फाइनल ईयर की छात्राएं हैं। छात्राओं के मुताबिक उनके व्हाट्सएप पर अश्लील वीडियो मैसेजेस भेजे गए। हालांकि प्रिंसिपल का कहना है कि इसकी कोई खबर अब से पहले उन्हें नहीं थी। बोलता है कि मैं तुम्हारा नंबर वायरल कर दूंगा, तुम मीडिया के सामने बोलना पड़ेगा, मैं तुम्हारे घर पुलिस भेज रहा हूं, अगर तुमने पैसे सेंड ही नहीं की हो तो। 3000 बोल रहा था, पर मैं और मेरी सिस्टर थी तो डर के मारे मैंने 1500 वध कर दी रही। बोलता है कि आपकी रिपोर्ट, आपके खिलाफ कंप्लेन है, रिपोर्ट आई है, आपका इसमें फ़ोटो दिख रहा है, अगर आपको नाम हटवाना है तो आप मुझे पैसे भेज दो, वरना मैं आपके घर आ रहा हूँ, आपकी फैमिली में पता चलेगा, फिर आपकी बदनामी होगी, मैं आपकी फ़ोटो वायरल कर दूंगा। ऐसा ऐसा वो बोलता है। कोई व्यक्ति जो है उनके से डिमांड करता है पैसे की और फ़ोटो वगैरह उनकी मांगता है। बच्चियाँ बेचारी छोटी अनजान है। बच्चों की शिकायत को वहाँ दर्ज कराऊंगी और यदि यहाँ निराकरण नहीं होगा तो मैं भोपाल तक जाऊंगी। इस बात में संज्ञान लूंगी कि बच्चों के नंबर कैसे लीक होते हैं, क्योंकि अपन ने बच्चों के लिए पोर्टल बनाया, सभी के लिए तो है नहीं उसका उपयोग। लेकिन ये बहुत बड़ा अपराध है, जो भी कर रहा है उसको मैं सजा दिलाकर रहूंगी।
और शुभम गुप्ता इस वक्त भोपाल से लाइव हमारे साथ जुड़े। शुभम, कुछ पता चल पाए कि आखिर कौन है ये जो कि अश्लील मैसेजेस भेज रहा है और क्या कार्रवाई अब तक इस पूरे मामले पर हुई है? देखिए करुणा, पुलिस का भी बयान इसमें सामने आया है और पुलिस का कहना है कि सबसे पहले तो ये साइबर फ्रॉड का मामला शुरुआत में लग रहा है। हम इसकी पूरी तरह से जांच पड़ताल कर रहे हैं। हालांकि अभी तक किसी तरह के कोई आरोपी तक नहीं पहुंच पाए हैं। कुछ चैट्स ऐसी भी हैं, कुछ वीडियो कॉल ऐसे हैं जिसमें आरोपी का चेहरा भी देख रहा है। मगर पुलिस का ये भी कहना है कि अलग अलग IP एड्रेस है, लिहाजा उसे ढूंढने में थोड़ा सा समय लग सकता है। मगर आप देखिए कि बीते 3-4 हफ्तों से ये चल रहा था। कुछ सवाल ऐसे हैं कि एक ही कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल की 70 जो छात्राएं हैं उनका मोबाइल नंबर और उनकी सारी की सारी डिटेल्स, चाहे उनके पेरेंट्स के नंबर हो या फिर अन्य उनका पूरा डेटा हो, वो आरोपियों के पास बिल्कुल शुभम, तो साइबर अपराध से जुड़ा ये पूरा मामला नजर आ रहा है। 70 छात्राओं को अश्लील वीडियो मैसेजेस भेजे गए हैं। अब इस पूरे मामले पर तफ्तीश जारी है। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और अगली खबर, लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल यानी RJD से जुड़ी हुई है। पार्टी की छवि सुधारने की कोशिश में जुटे हैं तेजस्वी यादव। RJD के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए नई गाइडलाइंस को जारी किया गया। हरा गमछा और मुरेठा की जगह टोपी और बैज लगाने के निर्देश अब मिले हैं। तो तेजस्वी यादव खुद के साथ अपनी पार्टी की छवि भी सुधारने में लगे हैं और शायद यही वजह है कि आभार यात्रा से पहले पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं के लिए नई गाइडलाइंस को जारी किया गया है। अब RJD के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हरा गमछा और मुरेठा की जगह हरी टोपी और बैच लगाना होगा। इसको लेकर 9 सूत्रीय जो दिशा निर्देश उनको जारी किया गया है, जो तेजस्वी की यात्रा के दौरान लागू होंगे। तेजस्वी यादव की पहले चरण की यात्रा 10 सितंबर से शुरू होकर 17 सितंबर तक चलेगी। 8 दिनों की इस यात्रा में वो समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी और मुजफ्फरपुर जिला मुख्यालय में रुकेंगे। हालांकि इस गाइडलाइन के आते ही बिहार में सियासत भी गर्मा गई है। सुनाते हैं आपको। पार्टी कह रही है कि सभी लोग, क्योंकि ये कोई रैली नहीं है, तो हमारा तो गमछा हो, टोपी हो, बैच हो, लेकिन गमछे से ज़्यादा प्राथमिकता, ज़्यादा प्रयोग टोपी और बैच का करेंगे हमारे नेता कार्यकर्ता, हमारे साथी। कितना को टोपी पहनाइएगा? 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर तो पटना में टोपी पहना दिए रोजगार के नाम पर। तो टोपी जनता पहनने को तैयार नहीं, इसलिए गमछा बदल लीजिए, टोपी बदल लीजिए, बैच लगा लीजिए। लेकिन वो खौफ राज खौफ जदा लोग ही राष्ट्रीय जनता दल की अग्रिम भूमिका में है, तो भय और खौफ का तो वातावरण रहेगा ही।